अब क्वेश्चन टू में उन्होंने x हमारे पास a b c d e है, y हमारे पास a c e है और z हमारे पास g h i j है। अब इसमें आप लोगों ने वेन डायग्राम सबसे पहले बना है। अब वेन डायग्राम बनाते वक्त आप लोग देख ले इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ है, y सारा का सारा यहां पे मौजूद है, यानी a इधर भी है, a इधर भी है, c इधर भी है, c इधर भी है, e इधर भी है, e इधर। इट मीन के y इज द सबसेट ऑफ x। तो इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? y हमारे पास ये y और ये हमारे पास x। y में हमारे पास क्या है? a है, c है और e है। क्या बच गए हमारे पास? b बच गया है, c हमने यहां पे लिखा है और d बच गया है। इसी तरह इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका सर्कल यहां पे बन जाएगा। ये हमारे पास g है, g h i j। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगा। अब यहां पे हमारे पास अभी तमाम क्वेश्चन हमने इस एक फिगर से करना है, इस एक डायग्राम से करना है। इसको आप अपने मर्जी से इसको, चूंकि ये टोटल हमारे पास 1 2 3 तीन रीजन है, इट मीन आपने तीन या तो डिफरेंट कलर कर दे या कोई भी नाम, मगर पता चले कि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो पहले से पता हो, डिफाइंड हो। तो इसको हम आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीच वाला हम बॉक्सेस बनाते हैं और इसको वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन। यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि x में हमारे पास क्या है, x में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, बॉक्सेस है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट x, y सिर्फ बॉक्सेस रिप्रेजेंट y और z क्या है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट क्या, z। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट देख ले, ये तीनों यूनियन में है, ये तीनों यूनियन में है। तो यूनियन में जिस तरह के हमने बताया है कि यूनियन में हमने सारा रीजन लिखना है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम कहेंगे कि क्या, ये देखो यूनियन में है क्या, ये रीजन एक दफा पहले लिख चुके हैं और ये रीजन रिप्रेजेंट क्या लिखेंगे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट x यूनियन y यूनियन z एंड x यूनियन y यूनियन z। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ का एक ही आंसर है, थर्ड और फोर्थ का एक ही आंसर है। क्यों? थर्ड और फोर्थ इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ये बताते हैं कि तीनों में कॉमन, तो तीनों न तो इधर तीनों में कॉमन है ना यही तीनों में कॉमन नहीं है, तो इट मीन हमारे पास थर्ड और फोर्थ का सेम आंसर है। क्या आंसर है? ये आंसर है कि तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो हम कहेंगे कि नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहां पे x में गिवन है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z और x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट हमारे पास, हाँ, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि x और y का जो रीजन z के साथ कॉमन है, तो z के साथ इन दोनों का कोई कॉमन रीजन नहीं है। z के साथ x और y का
कोई रीजन कॉमन नहीं है, तो इट मीन हम लिखेंगे कि नो रीजन, यही अल्फाज लिखेंगे, नो रीजन रिप्रेजेंट एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। ये हमारे पास क्या, ये आंसर आ गया। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला, ये 6 पार्ट। अच्छा, इसमें क्या है, यानी x और y का कॉमन रीजन प्लस z का रीजन लिख दो। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, x और y का कॉमन रीजन प्लस z का रीजन लिख दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है, x और y में कॉमन ये रीजन है, ये x का भी रीजन है, y का भी रीजन है, क्या ACE इसकी बी वैल्यू है और इसकी बी वैल्यू है, यानी इन दोनों के कॉमन रीजन हमारे क्या बॉक्सेस है, और प्लस z की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉक्सेस कॉमा वर्टिकल रिप्रेजेंट x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ये हमारे पास आंसर बन गए। क्वेश्चन 3 में कहते हैं वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आप लोगों की मर्जी है कि ब्रैकेट इन दोनों के एक दफा ब्रैकेट इधर लगाते हैं, दूसरी दफा उधर लगाएंगे, या तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट में कर दे और फिर आगे लास्ट 2 ब्रैकेट में कर दे, ये इट डजंट मैटर, दोनों को एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन डिस्कस करते हैं यूजिंग डायग्राम क्वेश्चन 1 के डायग्राम से हमने सारे करने हैं। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया क्वेश्चन 1 का। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, ये बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी, ये हमारे पास बी यूनियन सी आया। तो बी यूनियन सी हम क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बी यूनियन सी। अब उसके साथ ए यूनियन में है, तो अगर ए को बी यूनियन में करते हैं तो ये हमारे पास हम ये लाइंस भी इस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी में फिर हमारे पास एक आवर शेड आ जाएगा बॉक्सेस, ये हमारे पास ये। अब अगर ए भी साथ हो जाए तो हमारे पास वर्टिकल बॉक्सेस और हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आ जाता है। यहां इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हम ए यूनियन बी को, तो ये ए यूनियन बी हमारे पास, ये ए यूनियन और बी, ए यूनियन बी हमारे पास ये रीजन बन गया। हम क्या लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और साथ अगर सी को हम करते हैं तो सी के वर्टिकल लाइन, तो इट मीन ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन से रीजन आ गए हैं, एक ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, तो ये हमारे पास ये रीजन आ जाते हैं रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। जबकि सी अगर उसके साथ यूनियन में आ जाए तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस और साथ क्या लगाएंगे, वर्टिकल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर देखा जाए तो दोनों का सेम रीजन है। फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व both have the same region, that is A union B union C is equal to A union B union C।
ये फ्रूट कैसे, यानी ये देखो, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी में भी ये रीजन ये सारा रीजन है, इसमें भी ये सारा रीजन है, तो इससे पता चल जाता है कि दोनों का सेम रीजन बनता है। हाँ, नाम डिफरेंट हमने रखे हैं वो अलग बात है, इट डजंट मैटर। अब यहां पे आ जाते हैं, पहले हमारे पास बी यूनियन सी, अगर हम सेम रीजन ये हमारे पास ये बॉक्सेस आ गए, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसको हम स्लांटिंग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यहां भी सेम इसी तरह हम करते हैं। इसको वर्टिकल लाइन और इसको स्लांटिंग लाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग को कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बी यूनियन सी को। तो बी यूनियन सी में हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, ये सारा रीजन बनता है। बी यूनियन सी में हमारे पास क्या बनता है, ये हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, वर्टिकल, स्लांटिंग, रिप्रेजेंट क्या, बी यूनियन सी। अगर ए उसके साथ करते हैं तो सेम वही बन जाता है, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, वर्टिकल, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं तो सबसे पहले ए यूनियन बी में हमारे पास क्या है, ए का रीजन हमारे पास ये ए रीजन है और ये बी रीजन है, तो क्या बॉक्सेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। अब सी उसके साथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांटिंग और साथ क्या हमारे पास आएगा, सी का रीजन, ये रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर देखा जाए तो दोनों का रीजन सेम आते हैं, ये सेम रीजन बनता है, सेम रीजन बनता है। तो फ्रॉम यहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम बोथ द फिगर इट इज ऑब्जर्व्ड represent A union B union C. It is observed that both have the same region, that is A union B union C is equal to A union B intersection C. Proved. अच्छा, अब इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमने क्वेश्चन 1 के 2 डायग्राम कर दिए और 2 डायग्राम हम आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं इसी तरह, क्योंकि ये इसी तरह बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरह हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में भी 2 करेंगे और बाकी 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अगर मुश्किल रहा तो मैं वहीं भी करा दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। आपकी मर्जी है, एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट्स होते हैं, तो 3 सेट्स आपकी मर्जी है। पहले ब्रैकेट फर्स्ट 2 में लगाते हो तो अगला ब्रैकेट लास्ट 2 में लगा देंगे,
अगर पहला ब्रैकेट लास्ट टू में लगाते हैं इधर तो उधर फर्स्ट में लगा देंगे, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, तो सबसे पहले हम किसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में क्या कॉमन है, ये हमारे पास डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, स्टार्स प्लस प्लस हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आया। अब बी इंटरसेक्शन सी का ये रीजन हमारे पास ए के साथ कॉमन नहीं है, यानी बी इंटरसेक्शन बी और सी के कॉमन विद कॉमन ए। तो ए हमारे पास यहां है और बी इंटरसेक्शन के कॉमन रीजन हमारे पास ये जगह है। तो हम कहेंगे कि नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में बी और सी में कुछ कॉमन है नहीं। नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब जब नो रीजन रिप्रेजेंट, तो उसका सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब ए और बी के साथ कुछ है ही नहीं कॉमन, तो वो सी के साथ किससे कॉमन आ जाएगा। तो इट मीन हमारे पास नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसका आंसर भी नो रीजन आ गया, उसका आंसर भी नो रीजन आ गया है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम both the figure that A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। प्रूव्ड या आप लोग देख सकते हैं वेरीफाइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आ जाते हैं, तो पहली बात क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, वर्टिकल लाइन। तो ये हम कहते हैं रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के साथ ये रीजन, चूंकि ए यहां पे हमारे पास है और इसका कॉमन रीजन यहां पे है, तो इट मीन के हमारे पास क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी रीजन, हमारे पास ये रीजन है, जबकि ए वाला ये है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि नो रीजन रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका ये आंसर आ गया है। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां पे ए मौजूद है, यहां पे बी मौजूद है, तो इट मीन इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर कुछ है ही नहीं है, तो वो सी के साथ क्या कॉमन होगा, ए और बी उनका कोई प्लॉट ही नहीं है, तो सी के साथ उसके क्या शराकत हो जाएगी, कुछ भी नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इट इज क्लियर फ्रॉम बोथ द डायग्राम या फिगर
that A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C proved। अच्छा, इसके अलावा यहां एक बात याद रखना कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब है कि तीनों में कॉमन रीजन। तो अगर इस फिगर में देखेंगे तो तीनों में कोई जगह कॉमन नहीं है, इधर भी तीनों में कोई जगह कॉमन नहीं है। तो ये हम इट इज क्लियर फ्रॉम बोथ द फिगर कि हमारे पास इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, न इसमें न इसमें। सेम इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि तीनों में कॉमन रीजन, तो तीनों में कॉमन रीजन नहीं है ना, और यहाँ भी तीनों में कॉमन कोई रीजन नहीं है। तो इसका आंसर भी नो रीजन बनता है, उसका आंसर भी नो रीजन बनता है, इसका आंसर भी नो रीजन बनता है, इसका आंसर भी नो रीजन बनता है।